करता हूं और पूरे हाउस के लिए भी आज यकीनन एक खुशी का मुकाम है कि आज जिस आइन शिकन के खिलाफ यहां पर अदम एतमाद की तहरीक हमने पास करवानी थी, वो अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही इस्तीफा देकर यहां से चला गया। लेकिन जनाब स्पीकर, जिस तरीके से उन्होंने आइन को रोंदा, जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को, पार्लियामान की रवायात को रोंदा, उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। पिछले जब से ये असेंबली बनी है, इस पूरे अरसे में मेरे ख्याल में स्पीकर की इस कुर्सी में जो भी वहां पर बैठता था, जितना बेतौकीर इस दौर में किया गया था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पार्लियामान की तारीख में स्पीकर की कुर्सी को और इस पूरे पार्लियामान को इतना बेतौकीर नहीं किया गया। मैं अपनी तकरीर से पहले, क्योंकि उस वक्त पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतखाब हुआ था, उस दिन भी हमने बोलना था, लेकिन वो फिर रोनता हुआ चला गया और इजलास पे एडजर्न कर दिया। तो वो जो बातें हमने रिकॉर्ड पे लानी थी, उससे पहले मैं आज कल रात को जो वाकया हुआ है, वो इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है कि शुमाली वजीरिस्तान के वो IDPs जो ज़रब-ए-अज़ब शुरू होने से पहले अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके अफगानिस्तान चले गए और वो अभी तक वहां पर फंसे हुए हैं। पिछली हुकूमत ने उनको वापस लाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई और वो इंतहाई बुरी हालत में वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं। और कल रात को पाकिस्तानी फौज के तैयारों ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने अफगान बॉर्डर के उस तरफ मीर सफर उससे इलाका मुल्हा के इलाकों में बमबारी की और 40 से ज्यादा अफराद उसमें जान बहक हुए, शहीद हुए हैं। तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। जनाब स्पीकर, ये बाज चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी रेड लाइंस हैं, जिस पर हम किसी सूरत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जिस पर हम किसी सूरत पे खामोश नहीं रह सकते। इस चीज को रोकना होगा। पहले ही हमें इतना जख्म दे चुके हैं, इतने जख्म हमें मिल चुके हैं जिसका मदावा अभी तक नहीं हुआ। वो जो जेट तैयारों की बमबारियां हैं जो कि पूरे के पूरे शहर मलियामट किए गए हैं, उसका मदावा अभी तक नहीं हुआ और ऊपर से ये फिर ये बमबारियों का सिलसिला शुरू हुआ, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी भरपूर तहकीकात भी होनी चाहिए और जिसने भी ये ऑपरेशन प्लान किया है उसके खिलाफ कार्रवाई, जो कि होनी नहीं है, मुझे पता है कि नहीं होनी, लेकिन बहरहाल हमने ये एहतजाज अपना यहां पर रिकॉर्ड पर जरूर लाना है। जनाब स्पीकर, हमारे लिए इसी से कनेक्टेड ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हमारी एक फ्लॉड अफगान पॉलिसी है, जो 40 साल से भी ज्यादा हम उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और उसकी रिपरकशंस फिर हमने देखी कि उसमें कितनी तबाही हुई। और वो पॉलिसी ये है कि हमने कभी एक शक्ल में वहां पर मिलिटेंसी को सपोर्ट किया है, कभी दूसरी शक्ल में। हमने अभी तक अपनी पॉलिसी की तस्हीह नहीं की, हमने अभी तक अपनी इस्लाह नहीं की। अभी रिसेंट पास्ट में जो हुआ अफगानिस्तान में और उसमें फिर जो हमारा किरदार रहा, वो भी सबके सामने है। और उसी के रद्द-ए-अमल में जब यहां पर हम वहां पर खड़े होकर जब हम चीखते थे कि इसका रद्द-ए-अमल यहां पर आएगा, इसका रद्द-ए-अमल यहां पर जरूर आएगा और दहशतगर्दी यहां पर फैलेगी उसके नतीजे में, और फिर वही हुआ कि जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ फिर यहां पर दहशतगर्दी फैली और वो जो फिर वहां पर आए दिन टारगेट किलिंग होती है, वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लेकिन फिर वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि मढ़हम जयम पढ़हम जयम, दहशतगर्दी का निशाना भी हम बनते हैं, पर उसके रद्द अमल में जो अमलियात होती है उसका निशाना भी पर दहशतगर्द नहीं बनते, फिर वो आम आवाम को वो फेस करना पड़ता है, जिस तरह कल रात को हुआ। तो ये बुनियादी चीज जो सबसे बड़ा चैलेंज भी है इस मौजूदा हुकूमत को, वो हमारी अफगान पॉलिसी और उसके साथ पर कनेक्टेड ये जो दहशतगर्दी है, इसको हमने किस तरीके से, इसमें जब तक हमारी पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं आएगी हम शशपंज में रहेंगे,
हम ये तफरीक नहीं कर पाते जब तक कि ये वाले गुड हैं और ये वाले बैड हैं, तो इस मसले से हम छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। मैं साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें 18वीं तरमीम मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी छोटे सूबों के लिए। मेरे ख्याल में जब से ये पाकिस्तान बना है, वाहिद उनके जो छोटे सूबों के जो सूबाई खुद मुख्तारी का जो उनका देरीना मुतालबा था 18वीं तरमीम की शक्ल में, लेकिन उस पर अमल दरामद के बजाय उसके खिलाफ साजिशें होती आ रही हैं अभी तक। तो एक गुजारिश ये होगी कि 18वीं तरमीम पर मन अमल किया जाए। पिछली हुकूमत में जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ असेंबली को रौंदा गया, उस पर भी नजरसानी की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे सहाफी जो बिरादरी है उसको जिस तरीके से इस्तेसाल का निशाना बनाया गया, उस पर जितनी ऑपरेशन का उन्होंने सामना किया और हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स ने जितने ऑपरेशंस का सामना किया, तो ये भी हमारी गुजारिश है कि वो मुकदमात जो पिछली हुकूमत में बने थे, उन सारे मुकदमात को भी वापस लिए जाए और जो पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में हैं उनको उनके रिहाई का जांच। इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का मसला है, अख्तर मेंगल साहब ने भी उस पर तफसीली बहस की। वही बात मैं भी रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा कि इनफोर्स डिसअपीयरेंस का मसला वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है और उस मसले पर यहां पर हफीज बलोच, देखिए ना, एक पीएचडी स्टूडेंट जो यहां पर, और ये केस सभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल भी रहा है और सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिकॉर्ड पर लाए गए हैं कि किस तरीके से बलोच स्टूडेंट्स की वहां पर प्रोफाइलिंग की जाती है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वो जो पेरिफेरीज में जो होता है वो तो अलग सी बात है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के कैपिटल में एक यूनिवर्सिटी में जो सलूक होता है, तो इसमें भी हमें नजरसानी की जरूरत है और जो माजी में होता रहा है उसके रोकथाम की जरूरत है। हमारे एक्स फाटा में पिछली हुकूमत, उससे जो लास्ट टाइम 2018 में जो मियां साहब की हुकूमत, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब खत्म हो रही थी, शायद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जाते जाते फाटा मर्ज हो गया खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं पिछले 3.5 साल में जो हमने देखा, तो हम ये कह सकते हैं कि फाटा खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज नहीं हुआ, खैबर पख्तूनख्वा को फाटा में मर्ज कर दिया गया था, क्योंकि जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर पहले सिर्फ फाटा में था, उसको पूरे सूबे तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसको भी वापस लेने की जरूरत है। एनएफसी में जो शेयर हमें प्रॉमिस किया गया था, सरताज अजीज साहब की रिपोर्ट जो थी जिसके बुनियाद पर फाटा का मर्जर हुआ था, उसमें यह लिखा गया था, यह मेंशन था कि फाटा को 3% एनएफसी में मिलना चाहिए, तो बजाय ये कि वो हमें 3% मिलता, सारी पूरा का पूरा दौर इसके पीछे लगा दिया गया था कि फलाना सूबा नहीं मान रहा, फलाना सूबा नहीं मान रहा। सूबों के साथ हमारा कोई सरोकार नहीं, ये वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वफाक की हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो हायर एजुकेशन का जो हाल हुआ, मेरे ख्याल में ये भी हायर एजुकेशन पर बदतरीन दौर था और हमारी यूनिवर्सिटीज, खासतौर हमारे खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में असातिज़ा करान और जो लोअर स्टाफ था उनकी तनख्वाहें तक नहीं थी। अभी भी पिछले तकरीबन 1 महीना तक पेशावर यूनिवर्सिटी में इस सिलसिले में स्ट्राइक्स रही, तो इस पर भी खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। आखिर में मैं ये कहूंगा कि ये जो अब एक नैरेटिव बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं हमारे जो तहरीक इंसाफ वाले साथी हैं, हम देख रहे हैं चंद जलसों में उनकी कुछ नारेबाजियां भी होती है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जब वो हुकूमत में थे तो बूट पॉलिश के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए थे, और अब जब उनकी हुकूमत नहीं रही तो वो फिर अब इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हो, हम एंटी अमेरिका भी हो। एक फोन कॉल के पीछे कितने तरसे हमारे खान साहब, वो भी सबको पता है, और फिर वो अगर
कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो आपके खिलाफ क्यों करेंगे? आपका तो हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आपने ये जो आपके पास इख्तियार कितना था, आपकी असेंबली का एजेंडा कौन बना कर देता था, वो हम सबको नहीं पता। तो अब आप ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं आखिर में फिर जनाब स्पीकर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि पॉलिसीज कहीं और से नहीं इसी पार्लियामेंट में बनेगी, फैसले कहीं और नहीं इसी पार्लियामेंट में होंगे। और मेरे ख्याल में अगर ये अब मुमकिन ना हुआ, क्योंकि पूरी की पाकिस्तान की क़यादत हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे है, वो उनकी बैक पे है, और ये अगर हम अब यकीनी ना बना सके तो मेरे ख्याल में शायद ही हमारी जिंदगी में फिर ये यकीनी हो जाए। मैं आखिर में इस शेर पे आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं इस उम्मीद पर सहरा में आगे बढ़ता रहा कि अगले मोड़ पर शायद फुरात मिल जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।